गुजारिश करूँगा मोहतरमा गज़ाला अमीन से कि वो तशरीफ़ लाएँ. गज़ाला अमीन, शी इज़ actor and television anchor, former associate professor of history in Delhi University. She was anchor for BBC television program Asian Magazine and was a broadcaster for BBC World Service. Please welcome Mohtama Ghazala. बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं नूर ज़हीर साहिबा की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे मौका दिया है कि इतनी लाजवाब इनकी जो किताब है सयानी दीवानी, उसमें से मैं आपको एक छोटी सी कहानी पढ़कर सुनाऊँ. इस किताब में से कहानी चुनना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जैसे कि आपने भी पहले फरमाया किताब के बारे में, नूर आपा जो हैं वो औरत की इतनी सटल पहलुओं को, औरत ही क्या इंसान के इतने सटल पहलुओं को उठाती हैं और उसको एक छोटी सी कहानी में अंजाम देती हैं. ऐसी पहलू जो कि हमें महसूस भी नहीं होता कि हाँ इसके बारे में सोचना चाहिए, वो हम में जज्ब हो चुके हैं हमारी तरबियत और हमारे समाज की वजह से. तो एकदम से हर कहानी जब आप पढ़ते हैं तो आपके जहन में आता क्या हाँ इसके बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो मैं नॉर्मल समझती थी. लेकिन ये नहीं है अगर इसको सोचा जाए, इसको एनालाइज किया जाए. तो मेरे ख्याल से एक छोटी सी कहानी में बहुत कुछ कह जाना ये नूर आपा का एक ख़ास हुनर है और ये इनकी ख़ास खूबी है. तो आपके लिए मैंने एक कहानी जिसका तस्करा भी हुआ अभी मैंने चुनी है, जिसका नाम है नायिका अभिसारिका. Many of you might not understand the meaning of this title. इस उन्वान का मतलब शायद साफ तौर पे ना समझ पाए, तो I'd like to put a context to it. The ancient Sanskrit treatise on theatre and dance, नाट्य शास्त्र, जिसके बारे में आपने सुना होगा, gives details of developing the character of the heroine or a naika in a play. But more than the physical, it emphasizes on her character. The one who laughs a lot, the one who gets angry, feels cheated, and so on. Abhisarika Naika is the one who wants to meet her lover. Visal ki khwahish. She will do anything, take any risk to meet her lover. तो सुनिए कहानी नायिका अभिसारिका. बारिश इस कदर तेज थी कि मालूम होता था जैसे आसमान खुद को खाली कर देने पर उतारू है. कब्र खोदना तो दूर की बात, कब्रिस्तान में खड़े हो पाना भी मुश्किल था. सिर्फ बारिश होती तो इससे मुकाबला करने के इस बारे में सोचा जा सकता था, लेकिन साथ आंधी भी ऐसी थी जैसे हर रुकावट को उड़ा ले जाने की ठान कर चली हो. काला आसमान अचानक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से भभक पड़ता और फिर ऐसी खूब स्याही छा जाती कि लगता अब कभी उजाला नहीं होगा. कुछ लम्हों बाद जो गरज खामोशी और अंधेरे को चीरती, वो इंसान तो क्या कदावर दरख्तों और कदीम इमारतों का भी कलेजा खपा देती. जनाजे का आज उठना और दफन होना नामुमकिन था. घटा उठने और बूंदाबांदी शुरू होने के साथ ही सलीमा की गोद में पड़े हाथों ने कपकपाना शुरू कर दिया. 2-3 बार दूर बिजली कड़कने और बादल गरजने पर उसका पूरा जिस्म कांपने लगा था, जैसे उसे लर्जा सा आ रहा हो. जब तेज बारिश शुरू हुई और उसने दोनों बाजुओं से अपने आप को जकड़ लिया, तब पास बैठी औरतों में से एक को ख्याल आया, आय हाय सलीमा आपा की तो बिजली बारिश में रूह कांपती है. अल्लाह मारो, दरवाजे खिड़कियां बंद करो फौरन. भड़ाभड़ किवाड़ बंद होने के साथ सलीमा की छोटी नंद की फिर रुलाई छूट गई.
بارش طوفان میں بھائی جان کیسے چھاتی سے لگائے رکھتے تھے بھابھی کو. ہائے ہائے، اللہ اسی لیے آج ایسا قہر ڈھا رہا ہے کہ دکھیا کو یقین ہو جائے کہ زندگی کا سہارا چلا گیا. ایک دوسری نے ٹکڑا جوڑا. روتی روتی عورتیں اللہ سے اس کے لیے رحم کی بھیک مانگ رہی تھیں کہ سلیمہ جنازے کے پاس سے اٹھی اور سب سے بڑی والی کھڑکی کے پاس جا کر اسے ایک جھٹکے سے پورا کھول دیا. باہر موسلادھار بارش میں اس نے اپنے دونوں ہاتھ لوہے کی سلافوں کے باہر نکالے، اتنی آگے تک کہ اس کی ناک باہر آ گئی اور گال اور ماتھا سلاخوں سے چپک گئے. وہ ہتھیلی پر پڑتی بوندوں کو تبرک کی طرح اندر لاتی اور اپنے چہرے پر ملتی. سب یہ طے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ماجرا کیا ہے کہ سلیمہ نے ہاتھ اندر کھینچے اور زور سے بڑبڑائی، کافی نہیں، کافی نہیں، اتنا کافی نہیں. اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا سلیم نے باہر جانے والا دروازہ کھولا اور 3 سیڑھیاں اتر کر آنگن میں جا کھڑی ہوئی. پل بھر میں وہ سر سے پاؤں تک بھیگ گئی، پھر دونوں ہاتھ پھیلا کر چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر ایسے کھڑی ہو گئی جیسے خود کو برسات کو سونپ رہی ہو یا طوفان کو اندر سمو لینا چاہ رہی ہو. کیا خودکشی کر لینے پر اتارو ہے؟ ایک بڑی بی نے پوچھا. اتنا چاہنے والا، ہر مصیبت سے بچانے والا شوہر ختم ہو جائے تو عورت کا ایسا ہی کرنے کو جی چاہتا ہے. ایک دوسری دکھ سے سر ہلاتے ہوئے بولی. لیکن سلیمہ کو اندر لے کر آئی کون؟ ساری عورتیں تو خود طوفان سے سہمی ڈری دکھی ہوئی سی تھیں اور نئی بیوہ کو کوئی مرد کیسے ہاتھ لگائے؟ اچانک سلیمہ نے گھومنا شروع کیا. ننگے سر، بال کھلے، بیوہ کا سفید لباس تربتر، جیسے کوئی پریت پہلی بار خود کو پہچان کر جھوم جھوم اٹھے. ہر چکر پر اسے عمر کے ہر پڑاؤ کی باتیں یاد آ رہی تھی. لکھنؤ کا وہ بڑا سا بنگلہ جس کا کافی حصہ خاص کر کے غسل خانہ اندھیرا رہتا تھا. اپنے سے 4-5 سال بڑے چچازاد ماموزاد بھائیوں کو وہ ٹارچ جلا کر باتھ روم پہنچایا کرتی تھی. کسی بھائی نے کبھی اس کی چوٹی نہیں کھینچی. بدلہ لینے کو اکیلا چھوڑ کر ٹارچ لے کر بھاگ جائے تو. اس عمر میں اس کے نڈر ہونے پر سبھی بڑے، خاص کر کے اس کے امی ابا کتنا فخر کیا کرتے تھے. سب تعریف کرتے ہوئے کہتے، بھائی سلیمہ کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا. وہ 12-13 سال کی ہوئی تو آس پاس کی سبھی لڑکیوں کو الگ الگ خوف اور ان کے نتیجے ستانے لگے. ایک چچیری بہن چھپکلی کو دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی تو ایک پیڑ پر لٹکی چمگادڑ کو دیکھ کر. باورچی خانے میں مدد کرنے والی رابعہ سے تو کاکروچ کا نام بھر لے لو کہ اسے غش آنے لگتا. اور چوہے سے تو عورت ذات کا نہ جانے کون سے جنگ کا بیر ہے. سلیمہ دیوار پر رینگتی چھپکلی کو چپل تان کے نشانہ ساکتی، کاکریچ کو پیر کے پنجے سے پکڑ لیتی. چوہے کو دوڑا کر مارنے کے لیے تو اس کی کالج کے ہاسٹل بھر میں گھوم تھی. حد یہ تھی کہ وارڈن تک چوہا دیکھ کر چوہا چوہا چیخنے کے بجائے سلیمہ سلیمہ پکارتی. چمگادڑ کے لیے تو اس کے دل میں خاص رکھا تھی. کیسے یہ بے آواز اندھی شے، نہ پرندہ نہ جانور، بنا کسی چیز سے ٹکرائے اڑتی جاتی ہے. شام کے دھندلکے میں وہ اس کا پیچھا کرتی پیڑوں کے جھرمٹ میں گھس جاتی اور جب ٹھوکر کھا کر گر پڑتی تو لواسی ہو کر بھی چمگادڑ سے کہتی، آج تم پھر جیتی، میں ہاری، کل دیکھتے ہیں. خاندان اچھا ہو، پیسے والا ہو، لڑکی ایک ہی ہو جو دیکھنے میں خوبصورت اور پڑھنے میں تیز ہو تو ماں باپ کو اس کی شادی کی زیادہ فکر نہیں ہوتی ہے.
सलीमा के 23 पार करने पर भी जब अच्छे रिश्ते नहीं आए तो फिक्र शुरू हुई, खास करके इसलिए कि 3 साल बड़े भाई की शादी उससे पहले नहीं हो सकती थी। भाई ने ही हम उन लड़कों से पूछताछ की और अब्बा को बताया। रात देर तक अम्मी, अब्बा और भाई तीनों चुपके चुपके बातें करते रहे। सलीमा को इस तरह की मीटिंगों से जरा डर नहीं लगता था। वो आराम से रात 10 बजे अपने कमरे की बत्ती बुझाकर सो रही। अगले दिन अम्मी ने उसे पास बिठाकर समझाया, अब रिश्तेदारी कुनबे में नहीं, बाहर लड़के तलाश किए जाएंगे। बिरादरी के लड़कों का कहना है कि इतनी बेखौफ लड़की हमसे नहीं संभलेगी। सलीमा हंस पड़ी। हाँ, मेरे लिए भी उन लड़कों को शौहर मानना बहुत मुश्किल है जिन्हें मैंने बचपन में मरे हुए चूहे छिपकली से डराया हो। अब जो लड़के देखने आए उन्हें ना ये सब बताकर भगा देना, अम्मी ने बिगड़ कर कहा। और जरा उनके सामने डरी सहमी रहना ताकि उन्हें लगे कि तुम्हें उनकी हिफाजत, उनकी देखरेख की जरूरत है। औरत के बेतुके खौफ पर हंस पाने का, उसकी बेवजह घबराहट का मजाक बनाने का मर्दों को हक है। उन्हें हर वक्त ये एहसास होना चाहिए कि अगर वो ना हो तो ना जाने तुम्हारा क्या हो। सलीमा ने बात मान तो ली मगर आदत कहाँ छूटती है। एक लड़के के साथ हजरतगंज घूमने गई और गाड़ियों, रिक्शों, टांगों, स्कूटरों की रेलम पेल में बेबाकी से सड़क पार कर गई। ये तो पीछे छूट गए। सक पकाए लड़के को खड़ा देखकर ख्याल आया कि उसे करते हुए खड़े रहना चाहिए था। लड़का सड़क पार कराने के बहाने उसका हाथ भी पकड़ लेता और अपनी मर्दानगी भी साबित कर लेता। एक दूसरे लड़के के साथ गोमती नदी के किनारे टहल रही थी कि एक पुलिस कांस्टेबल ने कुछ पैसे ऐंठने के लिए उनसे पूछताछ की। सलीमा ने उसकी वो खबर ली कि वो और लड़का दोनों ही भाग खड़े हुए। उम्र बढ़ रही थी। बड़े भाई 30 पार करके उठते बैठते उसे कातिलाना नजरों से देखते। बाप रिटायर होकर ठंडी आहें भरते और माँ जो कभी उसकी हिम्मत और हौसले की वजह से अपनी जिम्मेदारियां उस पर लाद दिया करती थी, आज किसी शादी ब्याह, मिलने मिलाने में उसे साथ ले जाने से कतराती। जब अनीस से बात चलनी शुरू हुई तो सलीमा ने तय कर लिया था, जैसे भी हो इस बार वो कबूतर को हाथ से नहीं उड़ने देगी। वैसे अनीस कोई बुरे भी नहीं थे। रेलवे में इंजीनियर थे, अच्छे खानदान के थे। उम्र 35 को छू रही थी तो क्या हुआ, सलीमा भी तो 28 पार कर चुकी थी। सभी कुछ ठीक था और मंगनी की तारीख तय होने वाली थी कि एक दिन कॉफी हाउस में बैठे बैठे सलीमा की नजर अनीस के बाजू पर बंधे काले धागे पर पड़ी। अनीस का ये बताना था कि ये उनकी माँ का बांधा इमाम जामिन है, क्योंकि 4 बहनों में वो अकेले भाई हैं कि सलीमा हंस हंस कर लोटपोट हो गई। और इसी हंसी और उसके बाद हुई बहस में राज फाश हो गया। सलीमा को किसी चीज से डर नहीं लगता। सड़क के मोड़ तक आते आते अनीस ने फैसला सुना लिया था। वो किसी ऐसी लड़की से क्यों कर शादी करे जिसको जिंदगी के उतार चढ़ाव के दौरान उनके सहारे की जरूरत ही ना हो। वो अलविदा कहकर कुछ कदम ही बढ़ी थी कि शाम से घिरे आसमान में तेजी से बिजली कौंधी और जोर की गरज के साथ बादल फट पड़े। पूरी ताकत से चीख मारकर सलीमा गिरती पड़ती अनीस की तरफ लपकी, जो पीछे मुड़कर हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, और उनके सीने से लग गए। अनीस ने हंसते हुए उसे भींच लिया और बोले, अच्छा जनाब, तो यहीं तक है आपकी दिलेरी। मुझे पकड़े लेना, छोड़ना नहीं, मर जाऊंगी मैं इस आंधी तूफान में। देखो मुझे थामे रखना, छोड़ना मत प्लीज। नहीं नहीं, छोड़ूंगा क्यों भाई, चलो चलो, घर तो पास आ ही गया है,
आंखें बंद रखो और मेरा सहारा ही लिए चलती रहो। आओ आओ, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें, भरोसा रखो। 32 साल की जिंदगी में अनीस ने इस बात का ख्याल रखा कि सावन भादों में सलीमा अकेली ना हो। 32 साल वो अनीस को बता नहीं पाई कि उसका बारिश की ताल पर नाचने को जी चाहता है। बिजली के चमकने पर कैसे उसका दिल उछाले मारने लगता है। बादलों का गरजना यूं उसके जिस्म को थरथरा देता है जैसा किसी मर्द के छूने से कभी नहीं होता। धीरे धीरे सलीमा का रक्स थमा और वो मिलन की रात के बाद के थके कुछ टूटे हुए मगर मुकम्मल जिस्म को समेटे घर की तरफ बढ़ी। आज रात की पूरी एक और ऐसी ही रात की दिल में आस लिए, हल्के से सुरूर से जरा सा मस्त। क्या ऐसी ही लगती होगी नायिका अभिसारिका प्रीतम से मिलन की रात के बाद।